नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक है फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर कुर्ग, जिसके ऑथर है लोकेश अब्रोल। और ये एक तरह का ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग यानी कि डिस्क्रिप्टिव ट्रैवल राइटिंग, जो भ्रमण कहानी जिसको हम लोग बोलते हैं। कहीं कोई जगह कोई घूमने जाता है तो वहाँ के बारे में वो डिस्क्राइब करता है बहुत अच्छे से, ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो सके वो ऐसे जगह को ऐसे जगह में जाने के लिए। तो यही इसी तरह का एक ट्रैवलॉग आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कुर्ग। तो स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अबाउट द ऑथर लोकेश अब्रोल के बारे में। लोकेश अब्रोल कौन है? डॉक्टर लोकेश अब्रोल इज़ ए डॉक्टर एंड नेचर लवर। वो बेसिकली एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक नेचर लवर भी है जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। ही एन्जॉयज़ ट्रैवलिंग, उनको घूमना पसंद है, कहीं ना कहीं पर अलग अलग जगह पे जाना, लोगों से मिलना, नया नया जगह को एक्सप्लोर करना, जो कि कम एक्सप्लोर किया गया है, जो अनएक्सप्लोर्ड होता है, लेसर नोन पार्ट्स ऑफ इंडिया है, जो लोग कम जानते हैं जिसके बारे में, ऐसे जगह में उनको जाना ज़्यादा पसंद है। ठीक है। तो हिज राइटिंग इज़ सिंपल, काफ़ी सिंपल वो लिखते हैं, लेकिन उनका जो लिखना होता है, उनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो काफ़ी एंगेजिंग है, यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है आपको, काफ़ी अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं पे आपको वो इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। मतलब आपको नया नया जानकारी मिलेगा उन सब के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन दिस चैप्टर ही टेक्स अस ऑन ए वर्चुअल ट्रिप टू अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड कुर्ग। वो कुर्ग के बारे में इतना खूबसूरती से बताते हैं। कुर्ग एक एक जगह है, एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे उसके बारे में आपको पता चलेगा। वो इतना खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पर वो इमेजिनेशन में वो ले जाते हैं। आप कल्पना की दुनिया में उनके साथ साथ आप ट्रैवल करोगे, ऐसे लगेगा कुर्ग के बारे में। तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कुर्ग क्या है, वहाँ पे आपको क्यों जाना चाहिए, और ऑथर को ये जगह इतना क्यों पसंद आया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लोकेशन और जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो पहला इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलता है कि जो कुर्ग है वो कर्नाटका जो स्टेट है, हमारे दक्षिण भारत में एक स्टेट आता है कर्नाटका, तो वह उसका सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो है कुर्ग। और वो कहाँ पे पड़ता है एक्चुअली? इट इज़ मिडवे बिटवीन द सिटीज़ ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर। आपको पता है मैसूर एक हिस्टोरिकल सिटी रहा है, जहाँ पे टीपू सुल्तान भी कहीं ना कहीं पर किंग थे लंबे समय तक। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो मैसूर है कर्नाटका में है, और वहाँ पे और एक शहर है जो मैंगलोर है, जो कोस्टल टाउन भी बोला जाता है, क्योंकि मैंगलोर जो है वो समुंदर के किनारे पर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो कहीं ना कहीं पर कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। और अनदर नेम फॉर कुर्ग इज़ कोडागू। लोकल भाषा में उसको कोडागू भी बोलते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उसको कोडागू बोलते हैं। जैसे कि हम लोग भी अपने जगह में अलग अलग, जैसे इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, तो उसी तरह से कुर्ग का और एक नाम है कोडागू। दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये जगह में आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेगा। अब सवाल बनता है कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट दैट स्टे ग्रीन ऑल ईयर। यहाँ की जो जंगलें होती है ना, यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये हमेशा उसमें ग्रीनरी बना रहता है, कहीं ना कहीं पे हरियाली बना रहता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि बारिश होता है बहुत, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं पर वहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जगह और किस चीज़ के लिए फेमस है? जैसे कि वहाँ पे आपको अलग अलग तरह का स्पाइसेस, मतलब जो मसाले हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपको दिखेगा, वहाँ पे मिल जाता है। और साथ ही साथ ये कुर्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपना कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। वहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है, जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो वो यहाँ पे उगाया जाता है काफ़ी हद तक। तो अब ऑथर बताते हैं आपको कि कुर्ग में जाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो कौन सा टाइम है, कब आपको कुर्ग में एक्चुअली जाना चाहिए। द बेस्ट सीज़न टू विजिट कुर्ग इज़ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। तो ऑथर आपको क्लियरली बता देते हैं कि अगर आपको कुर्ग में जाकर एंजॉय करना है तो आपको कहीं ना कहीं पर सेप्टेम्बर से मार्च के बीच में आपको जाना चाहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट। अब होता क्या है कि ये जो समय होता है, जो सेप्टेम्बर से मार्च के बीच का जो समय होता है, वहाँ पे जो वेदर होता है, वहाँ का जो मौसम होता है, वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही प्लीजेंट होता है। इसका मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आपको कंफर्टेबल लगेगा। बारिश कम होता है, तो जिसके चलते आप आराम से वहाँ पे जाके घूम सकते हो अगर आप सितंबर से मार्च के बीच में गए तो।
उस समय में द एयर इन कुर्ग स्मेल स्ट्रांगली ऑफ कॉफ़ी। उस समय में आप जाओ, हवा में कुर्ग में कहीं ना कहीं पर कुर्ग की हवाओं में आपको कॉफ़ी की महक आएगा, जो होता है ना, जो उसका सुगंध होता है वो कहीं ना कहीं छा जाता है पूरी तरह से हवाओं में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पे आपको साथ ही साथ दिख जाएगा द कॉलोनियल बंगलोस। अब बोलोगे क्या है ये कॉलोनियल बंगलोस? इसका मतलब जो ब्रिटिश स्टाइल में बना हुआ जो घर है, बंगलो, उस ज़माने में आपको पता है लंबे समय तक ब्रिटिशर्स रहे हैं हमारे देश में, तो वहाँ पे भी वो रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों का कॉलोनियल बंगलोस दिखेगा। ब्रिटिश के समय में बना हुआ जो बंगलोस है, जो घर है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर होते हैं। और वो कहाँ पे दिख जाएंगे? अंडर, हिडन अंडर ट्री कैनोपीज। ये जो बड़े बड़े डेंस ट्री होते हैं, वो जो बड़े बड़े पेड़ों के जो झाड़ियाँ होती है, कहीं ना कहीं पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके नीचे आपको दिख जाएगी कहीं ना कहीं पर। कैनोपी का मतलब क्या होता है? जो घर में होता है ना, आप ऊपर को अपने घर के जो छत के नीचे वाला जो पार्ट होता है, रूम के ऊपर कभी कभी डेकोरेट करने के लिए आप कैनोपी बिछाते हो, एक तरह का चादर जैसे बिछाते हो, तो वैसे ही लगेगा आपको कि कॉलोनियल बंगलोज जो है वो पेड़ के नीचे, बड़े बड़े जो डेंस मतलब घने पेड़ है उसके नीचे आपको कहीं ना कहीं पर आपको ये सब ब्रिटिश बंगलोज दिख जाएंगे कुर्ग में। तो और ये सब ऐसे बहुत ही केयरफुली इन सब लोकेशन को चूज़ किया गया है, ये जो बंगलो बनाने का। एक तो पेड़ के नीचे है और बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल कॉर्नर्स में, अलग अलग कोने कोने में आपको दिख जाएगा कुर्ग में जाने से ये सब कॉलोनियल बंगलोज, जो ब्रिटिश टाइम में बना हुआ जो घर है, तो वो सब दिखेगा आपको। अब सवाल बनता है कि कुर्ग के जो लोग हैं, वो ऑथर उनके बारे में क्या बोलते हैं? पीपल ऑफ कुर्ग ब्रेव एंड फ्रेंडली। पहली बात तो क्या है कि कुर्ग के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बहादुर माने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोग काफ़ी फ्रेंडली भी हैं, आपसे काफ़ी अच्छे से वो लोग पेश आएंगे। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। आप उनके घर में अगर आप जाओगे ना, तो वो अतिथि को बड़ा सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं जो गेस्ट उनके घर में आते हैं वो आपको वार्म ऑन, उनका जो नेचर होता है वो काफ़ी वार्म होता है और काफ़ी फ्रेंडली नेचर होता है। वो आपसे काफ़ी मिलजुल के बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। और ब्रेवरी के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताया, उनका करेज, जो उनका हिम्मत है, उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं पर उनके साहस के लिए वो जाने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर दे आर ऑफ पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो ऑथर का मानना है, जैसे कि नॉर्मली माना जाता है कि बहुत सारे लोग मानते हैं, और यहाँ तक ऑथर भी मानते हैं कि ये जो कुर्गी जो लोग हैं वो यहाँ के नेटिव लोग तो नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं फिर बाहर से आए हैं। कुछ लोगों का कुछ कुछ थ्योरी बोलता है कि वो लोग ग्रीस से आए होंगे। और एक जो थ्योरी कहता है कि उनको सपोर्ट करता है, कि वो बोलता है कि नहीं, वो ग्रीक से नहीं, वो अरब से आए होंगे, तो अरबिक डिसेंट के लोग हैं, उनके वंशज हैं वो लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ग्रीक ओरिजिन वाला जो थ्योरी है, लोग जो बोलते हैं उनके बारे में, कुर्गी लोगों के बारे में, कि वो ग्रीस से आए हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले वन थ्योरी सेज दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी इन कुर्ग व्हेन दे कुड नॉट रिटर्न टू देयर कंट्री। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक समय ऐसा था कि अलेक्जेंडर जो थे, आपको पता है, वो पूरा दुनिया जीतने के लिए मैसिडोनिया जो ग्रीस है वहाँ से निकल पड़े थे, तो दुनिया बहुत सारे देशों को उन्होंने हराया युद्ध में। तो आगे चलकर पंजाब तक वो मतलब पहुँच जाते हैं, कि पंजाब में एक राजा था, उनके साथ भी उनका भिड़न होता है, जो किंग पोरस हम लोग बोलते हैं। तो माना जाता है कि उस समय में कुछ अलेक्जेंडर के सोल्जर्स जो थे बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत सारे, कुछ लोग रिटर्न आ गए थे, कुछ नहीं जा पाए, तो बहुत सारे लोग अलेक्जेंडर के आर्मी, जिसको हिंदी में हम लोग सिकंदर भी बोलते हैं, तो अलेक्जेंडर के आर्मी के कुछ पार्ट्स थे जो लोग कहीं ना कहीं पर साउथ इंडिया की तरफ चले गए, कुर्ग में जाके वो सेटल हो गए। और वहाँ पे जाकर क्या किया उन लोगों ने, जो अलेक्जेंडर के आर्मी के जो कुछ 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 पार्ट थे, वो लोग वो सोल्जर्स कहीं ना कहीं पे कुर्ग में आ जाते हैं। वहाँ पे जो लोकल वीमेन होते हैं, वहाँ पे जो महिलाएं होती है, कुर्गी जो लोकल महिलाएं होती है, उनसे बहुत सारों का शादी भी हो जाता है। और आज के डेट में भी उनका जो कल्चर है, देयर कल्चर मिक्स्ड विथ लोकल ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन के साथ उनका भी कल्चर कहीं ना कहीं पे आपको दिखेगा। जो जैसे कि मान लो उनका कल्चर में आपको पाया जाता है द मार्शल ट्रेडिशन। वो लोग एक्चुअली बहादुरी माने बहादुर लोग थे, तो जो युद्ध करते थे, उनका जो ट्रेडिशन है उसमें भी आपको झलक मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर। देखने से लगेगा ये बहुत साहसी है। उनके शादी जो होती है, मैरिजेस जो होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं पर ग्रीस जो कस्टम्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं पे फॉलो होता है। और रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द कुर्ग पीपल आर सिमिलर टू द एंशियंट ग्रीक्स। पुराने ग्रीक के जो लोग थे उनमें जो धार्मिक प्रथाएं थी, प्रैक्टिस थी, तो वो सब आज के समय में भी आपको कुर्गी लोगों के अंदर दिखता है। तो इससे समझ में आता है कि कहीं कहीं ना कहीं पर ये थ्योरी सपोर्ट करता है कि वो इनके जो कुर्गी कुर्गी के जो पूर्वज रहे होंगे वो कहीं ना कहीं पे ग्रीस से आए हैं।
लेकिन कुछ लोगों का और भी मानना है, एक और भी थ्योरी है जिससे पता चलता है कि वो शायद वो लोग अरब से भी आए होंगे। जैसे कि आपको अनदर स्टोरी सेज दैट द कुर्ग पीपल आर डिसेंडेंट्स, मतलब ऑफस्प्रिंग से, उन्हीं के वंशज है वो लोग, ऑफ अरब्स, अरब से वो लोग आए होंगे। देयर ट्रेडिशनल ड्रेस, क्योंकि वो जो एक कपड़ा पहनते हैं ना, उनका एक एक पहनावा है, उनका एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, और एक लंबे तरह का ब्लैक, लंबा एक लॉन्ग ब्लैक कोट वो पहनते हैं, और विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट कॉल्ड कुपिया। और उस लंबे जो कोट होता है, उनका जो ड्रेस होता है, उसमें आपको दिखेगा कहीं ना कहीं पे एक बेल्ट जैसा आपको दिखेगा, वो एम्ब्रॉयडर्ड है, मतलब हाथ से कारीगरी करके डिज़ाइन किया गया हुआ एक वेस्ट बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसा दिखता है आपको, वो कपड़े के ऊपर आपको दिखेगा, ऐसा करके उसको पहना जाता है। तो ये जो बेल्ट होता है, वेस्ट बेल्ट होता है, उसको एक्चुअली कुपिया बोलते हैं वो लोग। और जो अरब में ये इस चीज़ का प्रचलन आपको देखने को मिलता है। जैसे कुर्गी लोगों में जो ड्रेसअप होता है, जो लॉन्ग ब्लैक कोट के साथ जो एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वो पहनते हैं, वो अरब में भी पहना जाता है, और अरब में उसको कुफिया बोलते हैं। यहाँ पे PPIA है, वहाँ पे FFIA है, कुफिया। तो इसे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पर इन लोगों का भी कनेक्शन रहा होगा अरब से। अब जो भी हो, उनका एक चीज़ तो है कि प्राउड मार्शल ट्रेडिशंस है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट, वो बहुत ही मतलब गर्व करते हैं और अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ही आज़ाद ख्यालों के लोग हैं वो लोग। दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, वो आज के समय में भी अपना जो साहस है उसको बचाए रखे हैं, और कहीं ना कहीं पर उनको ट्रेडिशन के लिए, उनका जो संस्कृति है उसके लिए उनका सम्मान आज भी काफ़ी बरकरार है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स गन्स विदाउट ए लाइसेंस। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। शायद वो भारत में इकलौते ऐसे लोग हैं जिनको बिना परमिशन गन्स रखने का, फायर आर्म्स या कोई उसी तरह का जो सिमिलर वेपन्स होता है वो रखने का परमिशन है। नॉर्मली हम लोग गन्स कैरी नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों का ट्रेडिशन को देखते हुए, उनका मार्शल ट्रेडिशन को देखते हुए कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है, तो शायद उनको अलाउ किया गया है कि वो लोग फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं विदाउट ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस के भी बंदूकों साथ में रख सकते हैं। अब आपके मन में कई सारे सवाल आते होंगे, सर किसी को गोली मार देते होंगे तो। अब ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगा, लेकिन वो एक तरह का सिंबॉलिक चीज़ है कि फायर आर्म्स वो साथ में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कुर्ग इन द इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी के बारे में भी हम बात करते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी होता है, दुनिया का बेस्ट आर्मी में से आता है। तो उनमें से आपको दिखेगा कि कुर्गी इन द इंडियन आर्मी, कुर्ग हैज़ गिवन मेनी ब्रेव सोल्जर्स टू द इंडियन आर्मी। कुर्ग ने अपने हमारे इंडियन आर्मी में कई सारे ब्रेव सोल्जर्स सबको दिए हैं उन्होंने, मतलब जो बहादुर सेनाएं होती है ना, बहुत सारे हैं जो इंडियन आर्मी में कुर्ग से भी आए हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, एक कुर्ग रेजिमेंट नाम करके इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट भी है एक अलग। तो ये द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, बहुत ही डेकोरेटेड है ये कुर्ग रेजिमेंट। अब डेकोरेटेड का मतलब क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड है, जिनको काफ़ी सारे बड़े बड़े मेडल्स वगैरह, ऑनर, ये सब चीज़ें मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जनरल करियप्पा, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, वाज ए कुर्गी। अब एक व्यक्ति जो बहुत ही फेमस है जिनका नाम है जनरल करियप्पा, वो भी इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। सबसे पहले आज़ाद भारत में जो कमांडर इन चीफ सबसे पहले थे, उनका नाम था जनरल करियप्पा। वो भारतीय सेना में सबसे प्रधान हुआ करते थे उस समय में, लेकिन वो कहाँ के थे, वो भी एक कुर्गी थे, मतलब वो भी खुद भी कुर्ग से थे। इवन टुडे मैनी यंग पीपल फ्रॉम कुर्ग ज्वाइन द आर्मी वॉलंटरीली, बहुत सारे लोग आज के समय में भी आपको दिखेगा कि इंडियन आर्मी में कुर्गी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी वॉलंटरीली, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने चॉइस से वो चीज़ करते हैं, तो इसी को बोलते हैं वॉलंटरीली। अब देखो, नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग, कुर्ग की खूबसूरती के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कुर्ग कैसा जगह है। कुर्ग इज़ सराउंडेड बाई लाश रेन फॉरेस्ट। मैंने रेन फॉरेस्ट की बात आपको कही थी, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है क्योंकि वहाँ पे बारिश होता है, तो जिसके चलते वहाँ पे पत्ते हमेशा ग्रीन रहते हैं, पेड़ों के पत्ते। तो कुर्ग इज सराउंडेड बाय लश, मतलब रिच और ग्रीन रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। रोलिंग हिल्स आपको दिख जाएगा। एक रोलिंग हिल्स किसको बोलते हैं, कोई हिल एक बार ऊंचा है, एक बार नीचा है, एक बार ऊंचा नीचा, इस तरह का जो हिल्स होते हैं, जो पहाड़ होता है, वो दिखेगा। फिर कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो ये सब चीज़ें आपको दिखेगा।
फिर आपको दिखेगा द फेमस रिवर कावेरी, वहाँ पे एक बहुत ही दक्षिण भारत का बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है जो जिसका नाम है कावेरी। देखो पुराने समय में उसको कोवेरी बोला जाता था ब्रिटिश के ज़माने में, अभी अभी के समय में उसका नाम चेंज हो गया है, KAVERI लिखते हैं, पहले CAUVERY लिखा जाता था। तो कावेरी जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो कहीं ना कहीं पर हिल्स ऑफ कुर्ग से ओरिजिनेट होता है, मतलब उसको जो स्टार्ट होता है वो कुर्ग की पहाड़ियों से ही ये स्टार्ट होता है कावेरी रिवर। ठीक है। द रिवर इज़ होम टू महासीर। ये रिवर में सबसे खास बात क्या है जानते हो, वहाँ पे एक बहुत ही फ्रेश वाटर फिश मिलता है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक फिश है जो काफ़ी बड़ा मछली होता है, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, बहुत ही जो लोग उसको मैंने खाते होंगे उनको पता होगा, ये काफ़ी अच्छा मछली माना जाता है और फ्रेश वाटर फिश भी है, जो सफ़ेद अच्छा पानी में जो मिलता है फिश, उस फिश का नाम है महासीर, काफ़ी इम्पोर्टेंट फिश है। ठीक है। अब देखो वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग, कुर्ग के थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर लेते कि जंगलों के बारे में वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। आपको दिखेगा द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग आर फुल ऑफ लाइफ, ये पूरा लाइवली फॉरेस्ट है, ऐसा नहीं कि मुर्दा हुआ कोई फॉरेस्ट है, इसमें जाओगे तो आपको जान आ जाएगा कहीं ना कहीं पर। यू कैन फाइंड किंग फिशर्स, आपने देखा होगा किंग फिशर्स एक बर्ड होता है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा किंग फिशर्स दिख जाएगा, कलरफुल बर्ड है वो। डाइविंग टू कैच फिश, अचानक से दिखेगा वो पानी में डाइव कर रहा है, मतलब फटाक से मछली पकड़ रहा है जाकर, तो ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगा। यू में स्पॉट स्क्विरल्स, कभी कभी आपको स्क्विरल्स जो गिलहरी हम बोलते हैं वो दिख जाएगा। लंगूर्स मिल जाएगा। अब बोलोगे सर लंगूर्स क्या होता है, लंगूर्स का मतलब होता है एक तरह का बंदर होता है जिसका बड़े बड़े टेल होता है, लंबे लंबे पूँछ होता है उसका, तो इसको बोलते हैं लंगूर्स। तो लंगूर्स जो है स्क्विरल्स है, और फिर आपको किंगफिशर्स भी दिख जाएगा। साथ ही साथ आपको दिखेगा कि जो लंगूर्स होता है वो क्या करता है, पानी में आधा जो फ्रूट होता है, कोई पेड़ से आधा फ्रूट खा के वो क्या करता है पानी में गिरा देता है, मे बी कुछ फ्री फिश को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे पानी में कहीं ना कहीं रिपल्स क्रिएट होता है। आप कभी पत्थर पानी में गिरा कर देखो, एक तरह का वेव जैसा सिचुएशन आता है ना, तो उसको रिपल्स बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको अनुभव होगा कि ये सब चीज़ें देखकर नेचर में आकर। कुछ और भी एनिमल्स है वहाँ पे, जैसे कि मैकेक्स, मैकेक्स भी एक तरह का बंदर ही होता है। फिर आपको दिखेगा स्लेंडर लोरिस, स्लेंडर लोरिस एक बंदर जैसा दिखने वाला एक एनिमल है, बहुत ही स्लो होता है, पेड़ों में रहता है अक्सर, बहुत ही कम प्रजातियां बचा हुआ है अभी, लेकिन एशिया नॉर्थ अफ्रीका ऐसे देशों में ये पाया जाता है। स्लेंडर लोरिस वो कीड़ा मकोड़ा ये सब खाता है, तो वो सब बड़े बड़े उसके आँखें होती है, आपको दिखेगा कि आपको घूर घूर के देख रहा है स्लेंडर लोरिस वहाँ पे जाने से। और उसके बाद आपको वेरियस ब्यूटीफुल बर्ड्स भी दिखेगा, कई सारे और भी बर्ड्स हैं जो खूबसूरत बर्ड्स है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऑल दीज क्रीचर्स वॉच अस केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी, आपको दिखेगा कि जो ट्री कैनोपी होता है, जो पेड़ों के ऊपर के जो लीव्स होते हैं या ब्रांचेस में, वहाँ पे बैठ बैठ कर वो सब आपको घूर रहे हैं, ऐसे आपको लगेगा वहाँ पे, तो अच्छा अनुभव होगा बेसिकली वहाँ पे आपको जाने से। फिर आपको कुछ एडवेंचर की बात करते हैं, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कुर्ग में जाकर कर सकते हो। अगर आप कुर्ग में गए तो कई सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे कि मान लो कुर्ग इज़ ए पैराडाइज फॉर एडवेंचर लवर्स, जिनको रोमांच पसंद होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स करना या फिर पहाड़ों में चढ़ना, इन सब चीज़ें जिनको पसंद है उनके लिए वो कहीं ना कहीं पे एक पैराडाइज है। पैराडाइज का मतलब होता है वो एक स्वर्ग जैसा है कुर्ग। यू कैन एन्जॉय रिवर राफ्टिंग, आप जो नदी में जो वहाँ पे जो रिवर है वहाँ पे राफ्टिंग होता है, जो रिवर में आप बोट चला सकते हो, है ना, कई सारे लोग आपने देखा होगा टीवी वगैरह में रिवर राफ्टिंग करते हैं लोग, बोट में बैठते हैं। फिर आप कर सकते हो कैनोइंग कर सकते हो, एक तरह का पैडल बोट होता है, छोटा मोटा बोट होता है, आप सिंगल भी निकल सकते हो एक दो लोगों के साथ। वो बोट में पैडलिंग करने से वो आगे निकलता है, एक छोटा मोटा बोट होता है, इसको कैनो बोलते हैं, कैनोइंग कर सकते हो वहाँ पे आप। फिर आप कर सकते हो रैपलिंग। रैपलिंग क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे आप जो बड़े बड़े पहाड़ों में जो बड़े बड़े चट्टान होता है उससे रस्सी लगा के आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, तो इसको कहीं ना कहीं पे रैपलिंग बोलते हैं। ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन होगा वहाँ पे, आपको बहुत सारे सावधानियां रखा जाएगा, आप वहाँ पे जाके ये सब करोगे। तो रैपलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एडवेंचरस एक्टिविटी है जो आप वहाँ पे जाकर कर सकते हो। साथ ही साथ आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, मतलब बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ना, वो भी मैंने वहाँ पे है, ऑप्शंस हैं वहाँ पे। आप जाओगे तो इस तरह का मैंने फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगा कि आप रॉक क्लाइंबिंग करो, पत्थरों में जो चढ़ाई करते हैं। फिर आप वहाँ पे बाइक हायर कर सकते हो, माउंटेन बाइकिंग, वहाँ पे जाके साइकिल या बाइक जो भी होता है पहाड़ों में जो चलाने वाला साइकिल होता है, या ये सब चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। फिर आप लॉन्ग वॉक पे निकल सकते हो पहाड़ों में, जिसको हम लोग ट्रैकिंग भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब आपको कुर्ग में दिख जाएगा। दीज एडवेंचर्स मोस्टली टेक प्लेस इन द ब्रह्मगिरी हिल्स, और वहाँ पे कुर्ग में
कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसको हम लोग ब्रह्मगिरी हिल्स भी बोलते हैं। वन ऑफ द फेमस स्पॉट्स इन कुर्ग, कुर्ग का बहुत ही फेमस स्पॉट में से ये आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स। आइए थोड़ा ब्रह्मगिरी हिल्स और उसके जो आसपास के कुछ अट्रैक्शंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स वन कैन गेट, अगर आप मान लो ब्रह्मगिरी हिल्स के टॉप पर चले गए, एकदम ऊपर चले गए, तो वन कैन गेट ए पेनोरामिक व्यू। पेनोरामिक व्यू का मतलब क्या होता है? वाइड एंड ब्यूटीफुल सीन, जहाँ से आपको दूसरा साइड का व्यू पूरा 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 दिखता है। ऐसा नहीं कि एक साइड दिख रहा है, पूरा पैनोरामा मतलब पूरा साइड दिख जाएगा आपको, पूरा विड दिख जाएगा उसका, पूरा ब्यूटीफुल सीन दिख जाएगा। तो आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर अगर चढ़ोगे तो कुर्ग का पूरा लैंडस्केप आपको दिख जाएगा, पूरा एरिया जो होता है कुर्ग का वो दिख जाएगा, ठीक है ना। और देयर इज ऑल्सो ए रोप ब्रिज दैट टेक्स यू टू निसर्गधर्मा, ए ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। एक वहाँ पे एक आइलैंड भी आपको दिख जाएगा जिसका नाम है निसर्गधर्मा। अगर आप कुर्ग से, जो कुर्ग में जो ब्रह्मगिरी हिल्स होता है वहाँ से एक रोप रस्सी का ब्रिज भी है, तो उससे वहाँ पे आप जा सकते हो निसर्गधर्मा में। एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो पूरा नेचुरल ब्यूटी से पूरा भरा हुआ है। उससे थोड़ा निसर्गधर्म से थोड़ा दूर चले जाओगे तो आपको मिलेगा बाइलेकुपी। अब बाइलेकुपी क्या होता है? विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। यहाँ पे बौद्ध साधु जो होते हैं ना, जो बौद्ध जो तिब्बत के लोग रहे होंगे कहीं ना कहीं पे, आपको पता है तिब्बत एक अलग सा देश हुआ करता था, तो वहाँ पे चाइना ने अटैक कर दिया था, तो जिसके चलते कई सारे तिब्बतन रेफ्यूजीज है जो भारत में रहते हैं। तो आपको दिखेगा कि बाइलेकुपी में एक तिब्बतन सेटलमेंट आपको दिखेगा जहाँ पे बौद्धिस्ट साधु वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। हियर यू कैन सी मॉन्क्स, जिनको हम मॉन्क्स मतलब साधु जो होली मैन होते हैं, अपने जो अपने ड्रेस जो रिलीजियस अटायर होता है उसमें उनको दिख जाएगा। रेड ओकर, अपने जो उनका जो कपड़ा होता है ना उसको रोब्स बोलते हैं हम लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं रेड और ओकर, ओकर कौन सा कलर होता है? येलो और ऑरेंज का जो मिक्सअप होता है उसको हम लोग ओकर कलर बोलते हैं। और येलो रॉब्स में आपको ये लोग दिख जाएगा, मतलब बड़े बड़े उनके जो रॉब्स होते हैं, लंबे कपड़े होते हैं, ये अलग अलग ये जो कलर मैंने मेंशन किया उस कलर के जो लंबे लंबे ड्रेस होते हैं वो आपको दिख जाएंगे कि वो पहने हुए हैं। लिविंग ए पीसफुल लाइफ, वहाँ पे वो लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, वो अपना मेडिटेशन जो ध्यान होता है वो सब करते हैं। निसर्ग माने यहाँ पे आप बाइलिकुपी में अगर आप जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखेगा। तो फाइनली हमने क्या किया है, हम काफ़ी एंड तक पहुँच चुके हैं। कंक्लूशन यही है कि जो कुर्ग है वो कहीं ना कहीं पे एक पीस ऑफ हेवन है। जैसे कि मान लो वो द ऑथर एंड्स बाय सेइंग दैट कुर्ग मास्ट हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मान लो भगवान के साम्राज्य से ही वो निकल के आया है। ड्रिफ्ट का मतलब वो वहाँ से अलग होके वो कहीं ना कहीं पर धरती पर आ गया है। कुर्ग इतना खूबसूरत है वो। दिस पोएटिक लाइन शोज दैट द ऑथर फाइंड्स कुर्ग टू बी सो पीसफुल। इससे समझ में आता है, ये जो लाइन उन्होंने बोला है ये एक तरह का कविता वाला लाइन है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि कुर्ग कितना पीसफुल है, ऑथर को ये कितना अच्छा लगा है वो जगह, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। दैट इट फील्स लाइक ए पार्ट ऑफ हेवन ऑफ ऑन अर्थ। तो जैसे कि मान लो वो धरती पे ही स्वर्ग है वो कुर्ग, तो इस तरह से कुर्ग को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो हमने इस चैप्टर को यहाँ पे एंड कर दिया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।